गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों देखो, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का बच्चों रिलेशन कल डिस्कस कर लिया था। तो उसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आफ्टर विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आज हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस से पूरा खत्म करेंगे एंड देन विल आल्सो बी गोइंग विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी खत्म करेंगे। एक सेकंड, कैमरा वैमरा ऑन कर लो यार। अदिति, रिधेश, देव, राशि, कैमरा ऑन करो यार। स्विच ऑन योर कैमरा। सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। अदिति, देव, ध्रुव, कैमरा ऑन करो बेटा। चलो, एनी हाउ, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो हमने कल भाई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो रिलेशन बिटवीन फील्ड और पोटेंशियल होता है, वी कैन राइट डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या इलेक्ट्रिक फील्ड को आप माइनस डीवी बाई डी आर लिख सकते हो, या फिर मैंने कहा था कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन आल्सो बी गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होगा वो वहां का क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ध्यान दो, मान लो बेटा यहां पे आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाय लुकिंग एट द फील्ड, इस फील्ड को देख के देखो, सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो कि फील्ड का नेचर कैसा है, यूनिफॉर्म है। फील्ड इज यूनिफॉर्म है एंड नाउ देयर आर 4 पॉइंट्स। मान लो भाई यहाँ पे ना 4 पॉइंट है। लेट्स से वन पॉइंट इज ए, दिस इज ए, देन यू हैव बी, देन यू हैव सी एंड देन यू हैव डी। अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स के सेपरेशन की बात कर लूं तो सेपरेशन इज 1 मीटर, यहां पे भी भाई 1 मीटर, यहां पे भी 1 मीटर, यहां पे भी सेपरेशन क्या है बेटा, 1 मीटर। तो ये सेपरेशन हमारे को नोन है। दिस सेपरेशन इज नोन टू अस। अदिति, अर्श, देव सुनाई नहीं दे बेटा, कैमरा ऑन करो अपना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डिफाइन हो रहा है, दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन है। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, VA माइनस VB क्या होगा। इट इज जस्ट अ रिविजनरी क्वेश्चन, ताकि आप कल के कॉन्सेप्ट को आसानी से, बिल्कुल आसानी से रिकॉल कर सको। तो सिर्फ ये रिविजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो VA माइनस VB, देन यू हैव टू फाइंड VA माइनस VD, then you have to find VD minus VC, and the last you need to find is VB minus VC। तो आपको यहां पे ना ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने। सो नाउ थिंग्स आर विजिबल टू यू। दिस इज VA minus VB, VA minus VT, VD minus VC and VB minus VC। सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द लास्ट क्लास। पिछले क्लास में हमने बेटा डिस्कस किया था कि ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर एट द क्विकेस्ट फ्रॉम योर एंड। देव एंड अदिति बेटा कैमरा ऑन करो यार, बार बार बोलना पड़ता है, इट्स नॉट गुड। ठीक है ना, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान इसको करना। ठीक है, इट वॉजंट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखो, जब आप VA माइनस VB के लिए जाओगे, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इनटू द लास्ट क्लास। तो भाई अगर आप यहाँ पे VA माइनस VB निकालोगे तो बच्चे VA माइनस VB क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा यहाँ पे, इट वाज 20 into 1। सो द आंसर इज, आंसर क्या आएगा बेटा, 20 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर वी आर गोइंग टू गेट फॉर VA माइनस VB। तो ये आपका यहाँ पे आ गया VA माइनस VB। इसी तरीके से
अगर आप यहाँ पे VA माइनस VD की बात करोगे, अब आप मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, क्या पॉइंट A और पॉइंट D में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सेपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है? आई रिपीट, पॉइंट A और पॉइंट D में, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको कोई सेपरेशन यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। A एंड D आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, यानी A और D के बीच में कोई सेपरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब फील्ड यूनिफॉर्म हो तो दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होना चाहिए। अगर फील्ड के अलोंग दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर सेपरेशन नहीं होगा तो भाई यहां पे आंसर जीरो। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए एंड डी। ये रहा ए, ये रहा डी। लॉजिक क्लियर है? और VA माइनस VB हमारा क्या आ गया बेटा यहाँ पे? 20 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड VD माइनस VC। सो द आंसर फॉर sorry, answer for VD minus VC will become 20 volt. Simple. भाई यही तो होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सेपरेशन 1 है, so once again you write what? 20 volt. In a same manner अगर हम VB minus VC की बात कर ले तो भाई अगेन ये सेम लाइन पे आ गया, कोई सेपरेशन नहीं है, तो 0 वोल्ट लिखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। So this is how we can give our answer. क्लियर है बच्चों? तो यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चले आगे चले, चलो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। मान लो वंस अगेन ये क्वेश्चन है सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है, सीबीएसई में और एक बार नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। वंस अगेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एग्जिस्टिंग है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू यहां पे गिवन है 2 into 10 raised to power 3 न्यूटन पर कूलम, कुछ ऐसा गिवन। This is the magnitude of electric field which is known to us. So there are 3 points once again. This is A, this is B and this is C. एकदम सेम फैशन वाला क्वेश्चन है। यहां पे बच्चे सेपरेशन गिवन है 4 सेंटीमीटर, राइट, और यहां पे गिवन है 3 सेंटीमीटर। वंस अगेन आपसे पूछा गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, VA माइनस VB यहां पे क्या होगा? क्या पूछा गया आपसे? VA माइनस VB यहां पे क्या होगा? और दूसरा पूछा गया आपसे VA माइनस VC यहां पे क्या होगा? तीसरा पूछा गया आपसे VB माइनस VC यहां पे क्या होगा? सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन दिस केस। तो यहां पे वंस अगेन, हाँ बोलो बेटा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। A और B के बीच में बच्चे सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर का, B और C के बीच में सेपरेशन है 3 सेंटीमीटर का। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? We have to find VA minus VB and VA minus VC and VB minus VC. So this is what we need to identify in this case. निकालिए। I am very hopeful that you will be able to get the answer. निकल जाएगा। देखो VA माइनस VB तो खैर सबका आ गया होगा, इट्स वेरी इजी, ठीक है, सक्षम का आंसर आया था अभी। तो इट इज 2 into 10 raised to power 3 को आप 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 80 वोल्ट। देख लो आप। सो द आंसर इज 80 वोल्ट। आप कन्वर्टेड दिस डिस्टेंस इनटू मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई ये था हमारा यहाँ पे VA माइनस VB। देखो कितने आसानी से इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चे VA माइनस VC की, ध्यान देना। सेकंड का भी बिल्कुल सेम होगा, एग्जैक्टली क्योंकि हमें, हाँ क्यों, क्या बेटा माइनस 8 क्यों होगा बच्चे? आप VA माइनस VC निकाल रहे हो, अगर मैंने VC माइनस VA पूछा होता तो माइनस होता, अगर VC माइनस VA पूछा होता तो नेगेटिव होता ना, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता जाएगा। तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, दिस माइनस दिस करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो अगर मैंने आपसे VB माइनस VA या VC माइनस VA पूछा होता तो आंसर क्या था? नेगेटिव। तो फिलहाल भाई मुद्दा ये है कि जब आप VA माइनस VC के लिए जाओगे तो सेपरेशन तो आप 4 सेंटीमीटर ही लोगे,
बच्चे कई बार जोश में गलती करते हैं, इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं ऐसे। भाई वो सब काम नहीं करना। आपको बताया था कि डी यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। डी आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेके चलना है, राइट। तो आंसर विल रिमेन द सेम, यानी वीए माइनस वीसी। वीए माइनस वीसी भी आपको क्या मिलेगा, 80 वोल्ट। और बाकी वीबी माइनस वीसी तो बच्चों जग जाहिर है, इसका तो आंसर आपने लिख ही लिया होगा, दैट इज व्हाट एवर 0 वोल्ट सिंस बी एंड सी आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। लॉजिक क्लियर है बेटा? यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी निकालना होगा, हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन की बातें करेंगे। आगे चलते हैं। नाउ वंस अगेन देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से भाई यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दैट यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज 10 न्यूटन पर कूलम। ये गिवन है यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम, राइट। एंड वंस अगेन देयर आर 3 पॉइंट्स, वन इज ए, अदर वन इज बी, अदर वन इज सी। ये यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे इनके बीच में सेपरेशन है 1 मीटर, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, या 10 मीटर ले लो। ये है 10 मीटर, यहां पे भी है भाई 10 मीटर, और ये भी है आपका 10 मीटर। क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, यू हैव टू फाइंड वीबी माइनस वीसी। सेकेंड पार्ट, you need to identify VA minus VB. Third part, you have to find VA minus VC. So this is what you need to find. VB minus VC निकालना है, VA minus VB निकालना है, और VA minus VC निकालना है। So find potential difference. सक्षम दोबारा वो VB माइनस VC क्या बेटा, 100, ठीक है। आगे VA माइनस VB क्या बोल रहे थे? हाँ ठीक है, माइनस 25, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिमाग लगा लिया मतलब तुमने, परफेक्ट। चले भाई आगे चले, अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे बेस्ड था, बट आई फॉरगॉट टू डिस्कस दैट, मतलब इनटू द लास्ट क्लास, ठीक है, ये रह गया था, ध्यान देना।
भाई यहां पे आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, और इसमें आपका भाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट यू कैन सी. सो देयर आर पॉजिटिव चार्जेस. लेट्स से जो चार्ज है यहां पे वो Q है एंड द रेडियस इज कैपिटल R. रेडियस यहां पे कैपिटल R, ठीक है ना. अब भाई यहां से 3r डिस्टेंस पे एक बुलेट है. बुलेट समझते हो ना, ये बुलेट जिसका मास m है, राइट, और इस बुलेट पे चार्ज Q नॉट है. द चार्ज इज Q नॉट ऑन द बुलेट, ठीक है जी. आपको बताना है भाई कि इसको कितनी वेलोसिटी से हम यहां पे थ्रू करें, यानी इस बुलेट को हम कितनी वेलोसिटी से फायर करें कि ताकि ये इस स्फीयर को डायगोनली पेनिट्रेट करता हुआ बाहर निकल जाए. लिसन टू माय क्वेश्चन वंस अगेन. विद व्हाट वेलोसिटी वी शुड फायर दिस बुलेट, ताकि जो आपका ये बुलेट हो, ये बुलेट जो है, ये इसको भाई ऐसे चीरता हुआ यहां से बाहर निकल जाए. नेग्लेक्ट एनी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. जैसे आपके दिमाग में आएगा कि भाई यहां पे इसको चीरेगा तो आपस में कुछ रबिंग वबिंग होना चाहिए, तो किसी भी टाइप के एनर्जी के किसी भी लॉस को आप यहां पे इग्नोर कर देना. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां पे हमने इसको इतनी वेलोसिटी देनी है ताकि ये डायगोनली इसको चीरता हुआ यहां से बाहर निकल जाए. कल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, कल हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को डिस्कस किया था, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अब उसी पे बेस्ड है. देखो, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से आसानी से कर लोगे. यू नो दिस कि भाई जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम इस बुलेट को भाई यहां तक पहुंचा दें, सेंटर तक, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से फील लेके सुनना, अगर इस बुलेट को हम सेंटर तक पहुंचा दें तो ड्यू टू इनर्शिया ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना, इसको अपने आप रिपेल करके यहां से बाहर निकाल देगा. मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ सेंटर तक पहुंचाना है आपने. अगर ये बुलेट सेंटर तक पहुंच गया ना तो इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, तो ये जो बाकी के जो पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर के, इसको रिपेल कर करके अपने आप इसको बाहर निकाल दे. तो हमने इस बुलेट को सिर्फ कहां तक पहुंचाना है, हमने इसको सिर्फ सेंटर तक पहुंचाना है. यानी यहां पे आके अगर वेलोसिटी जीरो भी हो गई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये पूरा का पूरा स्फीयर इसको रिपेल करके अपने आप बाहर निकाल देगा. लॉजिक क्लियर है भाई? देखो ना, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा तो ये हल्का सा भी इधर का डिस्प्लेस होगा, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, तो इधर वाले जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे इस डायरेक्शन में इसे फोर्स ज्यादा लगाएंगे, तो ये अपने आप धीरे 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 अपने आप यहां से बाहर निकल जाएगा. तो एक्चुअली क्वेश्चन में जो आपको निकालना था ना, दैट इज द यू मिनिमम निकालना था. कितनी मिनिमम वेलोसिटी हम दें कि ताकि यहां से बाहर निकल जाए, क्योंकि मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है. मैक्सिमम तो जितनी मर्जी तो फाड़ चीर के बाहर निकल जाएगा इसको. तो हम मिनिमम की बात कर रहे थे, कितनी मिनिमम वेलोसिटी यहां पे दी जाए कि ताकि भाई जो आपका ये बुलेट है ये इसको आराम से चीरता पीटता बाहर निकल जाए. ठीक है बच्चों, देखो अब यहां पे क्या लिखोगे आप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब KF माइनस KEI. दिस इज व्हाट वी कैन राइट, ये लिख सकते हैं भाई यहां पे. अब ये KEF आपका 0 माइनस KEI हाफ MU स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी कैन राइट. अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे
तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या होगा, तो बाहर पोटेंशियल क्या था बच्चे, KQ बाई आर, KQ बाई 3R, सॉरी द डिस्टेंस वाज 3R, माइनस इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा भाई, 3/2 KQ बाई कैपिटल आर, और पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज को हम क्या कहते हैं भाई, वर्क डन। भाई ऐसे ही पढ़ा गया ना, ये वर्क डन होता क्या है, डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। ठीक है, इसको यहां पे अप्लाई कर लो। तो वंस यू अप्लाई दिस यू विल बी एबल टू फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम हियर। तो यहां से आप इस वेलोसिटी को आसानी से निकाल लोगे। इसको यहां पे आप सॉल्व करो, सॉल्व करके आप यहां से u का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ चार्ज आप बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे। सॉल्व करना बहुत आसान है, सॉल्व कर लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भाई देखो Q नॉट KQ बाई आर बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर आपको क्या दिखेगा, 1/3 माइनस 3/2, इसको सॉल्व कर लोगे, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पे अगर इसको बच्चे सॉल्व किया जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, Q नॉट Q इंटू के डिवाइड बाई आर, और यहां पे अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व कर ले तो भाई ये 6, ये 2 माइनस यहाँ पे 3, ये 9, यानी -7 डिवाइड बाई 6 कुछ ऐसा आएगा। सो दिस इज माइनस इंटू 7 डिवाइड बाई 6 कुछ ऐसा आ गया, और यहाँ पे भाई आपके पास माइनस हाफ mu स्क्वायर था, है ना, ये माइनस साइन था, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल, तो फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइन दिस इज 2 3 जा, तो अल्टीमेटली जो u आएगा यहां से इट इज 7KQ नॉट इंटू Q डिवाइड बाई 3mr, और भाई यहां पे रेज टू पावर 1/2। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दिस क्वेश्चन हैज अ वेरी गुड स्टैंडर्ड, और मतलब इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलो आगे चलते हैं। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, अब जो हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, तो अगर हम यहाँ पे बेटा अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, ये यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, ये SUN ऐसे टाइप हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऊपर नीचे। देखो, तो देखो नाम से ही क्लियर है, अगर आप नाम को देखो, इक्वी मतलब क्या होता है, सेम। अगर हम इक्वी की बात करेंगे, सेम, और पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल, और उसके बाद सरफेस, मतलब नाम में सब कुछ छिपा है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें नाम में ही सब कुछ छिपा है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब कुछ ऐसा सरफेस होगा जहां पे शायद पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी।
So this is the kind of surface where the value of potential is same everywhere. तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान देना यहां पे। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भाई आपने यहां पे एक स्फीयर बना लिया, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा एक चीज बताओ कि इसके स्फीयर पे यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर ये के क्यू बाई कैपिटल आर होगी। सेंटर पे चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। यहां पे पूछूंगा तब भी आपका आंसर क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। यहां पे पूछूंगा तो भी क्या होगा आपका, ये के क्यू बाई कैपिटल आर। यहां पूछूंगा तब भी क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो क्या हम इस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल कह सकते हैं? तो डेफिनेटली वी कैन से इट अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये एक तरीके का क्या हो गया बेटा, आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, यानी इट्स अ टाइप ऑफ सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। तो हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अब इस पोटेंशियल सरफेस की हम खासियत की बात करते हैं। अगर बेटा हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकालें, लेट्स से दिस इज द फील्ड लाइन। अब मुझे आप ये देख के बताओ फिगर कि क्या ये फील्ड लाइन इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये रेडियल फील्ड लाइंस होती हैं, और जब भी फील्ड लाइंस को आप रेडियली दिखाते हो, और होंगी भी रेडियल, पॉइंट चार्ज है, तो रेडियल फील्ड लाइंस हमेशा स्फेरिकल सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब अगर बच्चे हम आगे मूव ऑन करें, अब एक चीज बताओ, यहां पे मान लो कि भाई एक चार्ज क्यू नॉट को प्लेस कर दिया, और इस क्यू नॉट को भाई हम यहां लेके आ गए, यानी ए टू बी लेके आ गए। तो इस क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में क्या आप कोई वर्क परफॉर्म करोगे? डू यू परफॉर्म एनी वर्क? क्या कोई वर्क डन यहां पे होगा? वर्क डन यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि वर्क डन निकालने जाओगे डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट करोगे, और डेल्टा वी क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, जीरो। सो देयर इज नो वर्क डन। यानी यहां से एक बात आपको और समझ में आती है, रटना कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल प्यार से सुनते रहो और समझते रहो, दिमाग अप्लाई करो। एक एक पॉइंट जो है ना दिमाग से हम लिखते हैं भाई, कहीं फिजिक्स में कोई रटाफिकेशन नहीं है। तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, इस चार्ज को हम यहां से यहां लेके आ गए, और वर्क डन को हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज डिफाइन करते हैं, तो वर्क डन आपका क्या होगा, जीरो। यानी यहां से एक स्टेटमेंट और निकलता है कि भाई वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल ऑन अ सेम सरफेस, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर इसको आप घुमाओगे तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो, ऑन अ सेम सरफेस। याद रखिएगा हम हमेशा सेम सरफेस की बात करते हैं। ऐसा ना हो कि जोश में यहां पे एक और सरफेस बना दिया आपने, भाई यहां पे एक और सरफेस बना दिया, तो ऐसा ना हो कि जोश में अगर आप बात करो भाई यहां का पोटेंशियल V1 है और यहां का V2 है, तो भाई ऑफ कोर्स V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 V2 से बड़ा होगा। और वैसे भी आप कह सकते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जैसी बढ़ोगे द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो फील्ड कहां जा रहा है भाई, बाहर की तरफ, तो पोटेंशियल यहां पे क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, यानी V2 की वैल्यू V1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को भाई अगर आप यहां से यहां लेके जाओगे तो क्या अब वर्क डन होगा? तो आंसर है अब वर्क डन होगा, अब वर्क डन होगा। क्यों? दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है ना बच्चे, और वर्क डन होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क डन को हम हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं ना, तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो भाई सेम सरफेस पे घुमाओगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा, लेकिन ज्यादा उछलोगे तो भाई वर्क डन होगा। एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे उड़ते हुए जाओगे तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल भाई यहां पे दोनों का अलग अलग है। लॉजिक क्लियर है? राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, देख लो। It's a type of surface. It's a type of surface where the value of electric potential, where the value of electric potential is same everywhere. Where the value of electric potential is same everywhere. दूसरी बात बच्चे हमने यहां पे सीखी
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर to the equipotential surface. Electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. तीसरा point, work done in moving a point charge, work done in moving a point charge on a same surface, work done in moving a point charge on a same surface is always zero, is always zero. और लास्ट पॉइंट आप एक और लिख लेना, no two equipotential surface, no two equipotential surface can intersect each other. No two equipotential surface can intersect each other. देखो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस की वैल्यू है 40 वोल्ट, ठीक है जी, इस सरफेस की वैल्यू है 40 वोल्ट। ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मान लो यहां से एक और कोई सरफेस उड़ता हुआ आया और इस सरफेस की वैल्यू है 80 वोल्ट, तो भाई कायदे से अगर आप देखोगे, कायदे से तो भाई ये दोनों यहां पे क्या हो गए, इंटरसेक्ट कर गए, दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर गए। अब आप ढंग से देखो यहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बच्चों मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके पास पोटेंशियल की दो वैल्यूज हैं। अगर इस सरफेस को फॉलो करें तो भाई 40 वोल्ट है, इस सरफेस को फॉलो करें तो 80 वोल्ट है। तो भाई एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल की दो दो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट? वी कैन नेवर हैव पोटेंशियल, हर पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, आप डिफाइन कर सकते हो और एक ही वैल्यू होती है। यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ मल्टीपल वैल्यू एट अ पॉइंट, ठीक है ना, ड्यू टू एनी सेट ऑफ चार्ज, कोई भी सेट ऑफ चार्ज ले लो, हर पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स होता है, डिफाइंड होता है, राइट? तो यानी एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेंगी। दिस इज द रीजन वी कैन से दैट कि भाई आपका जो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बच्चों होगा वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें। लॉजिक क्लियर है? लिख लीजिए और इसका रीजन भी लिख लेना, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे आप। नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। Reason, when they intersect, we will have two values of electric potential at the point of intersection, which is impossible, which is impossible. क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। So now we'll be drawing equipotential surface due to different set of charges, right? तो ये थोड़ा सा सीबीसी का टॉपिक यहाँ पे होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, मान लो यहाँ पे लेट्स से कि भाई यहां पे कहीं जो है ना आपका एक प्लस क्यू चार्ज था। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये सारे यहां पे क्या बन गए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गए। यानी कायदे से अगर हम बात कर ले यहाँ पे
तो देखो ये जो अंदर वाला सरफेस होगा इसका V1 अलग होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा और ये V4 होगा। तो दिस इज, ये जो सरफेस बना यहां पे कायदे से, इसको बेटा हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज अगर आपको बोला जाए कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमने यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्रॉ किया है। तो जब भी हम पॉइंट चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें हमेशा कैसा मिलेगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। और अगर आप यहां पे फील्ड लाइंस को दिखाना चाहते हो तो रेडियली आउटवर्ड ऑफ फील्ड लाइंस को यहां से इस तरीके से दिखा सकते हो। नहीं भी दिखाओगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, आपसे यहां पे सिर्फ सरफेस पूछा जाएगा कि भाई सरफेस कैसा है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपको सरफेस का नेचर यहां पे नजर आ रहा होगा। एंड दिस इज व्हाट आवर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, क्योंकि चार्ज के चारों तरफ स्फीयर बनाओगे आप, और हर स्फीयर पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी। बट व्हाट वी कैन राइट हियर, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं भाई कि जो V1 है वो V2 से बड़ा होगा, जो V2 है वो V3 से बड़ा होगा, जो V3 है वो V4 से बड़ा होगा। राइट? सिंपल सा लॉजिक है, देख लो। और यहां पे अगेन यू कैन से दिस थिंग, भाई पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है साफ साफ? तो जैसे जैसे छोटे वाले सरफेस से बाहर की तरफ आप जा रहे हो, आपका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है? तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको बिल्कुल रट गई होगी। क्लियर है बच्चों? तो याद रहे कि भाई चार्ज को आप यहां से यहां लेके आओगे, वर्क डन होगा। चार्ज को आप यहां से यहां लेके आओगे, वर्क डन होगा। चार्ज को आप यहां से यहां लेके जाओगे, वर्क डन होगा। लेकिन 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 एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म। हाँ जी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई चार्ज को आप अंदर से बाहर लेके जाओ, बाहर से आप अंदर लेके जाओ, तो वर्क डन भाई यहाँ पे हमेशा होगा। वी कैन नॉट इग्नोर द वर्क डन इन ऑल दीज केसेस। लेकिन अगर आप सेम सरफेस पे जोश में जाओगे कि भाई यहाँ से यहाँ आ गए, तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने में कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज सेम सरफेस ऑलवेज गिव्स यू सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट केस विल बी जीरो। तो भाई वहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है बच्चों? देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना। भाई यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, एंड दिस इज द वैल्यू, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हिच एग्जिस्ट फॉर दिस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से अगर हम यहाँ पे अभी बात करें तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस जो यहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है। देखो, अब बच्चे यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है यहाँ पे अंदर बी, और दूसरा है सी। राइट? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को हम ए टू बी लेके आ रहे हैं और फिर बी टू सी लेके आ रहे हैं। ध्यान दो, एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को हम ए टू बी और बी टू सी लेके आ रहे हैं। आपको बताना है भाई यहाँ पे कि जो आपका वर्क डन होगा वो किस पाथ के अलोंग ग्रेटर होगा। मतलब WAB इज ग्रेटर देन WBC होगा, या WBC इज ग्रेटर देन WAB होगा। आपके पास ये दो चॉइसेस हैं, आपके पास ये दो चॉइसेस हैं। ठीक है?
कि WAB WBC से बड़ा होगा या WBC WAB से बड़ा होगा? अरे ध्रुव साहब कैमरा शैमरा ऑन करो, ध्रुव साहब कैमरा ऑन करो, निखिल बाबू कैमरा ऑन। हाँ जी ठीक है, तो मैंने पूछा है कि WAB WBC से बड़ा होगा या WBC WAB से बड़ा होगा, बताया जाए। WAB बड़ा होगा, ये नेगी साहब की आवाज थी क्या? बहुत बढ़िया नेगी साहब, यही उम्मीद थी आपसे, यही उम्मीद थी। ऐसे ऐसे आंसर। क्वेश्चन बेटा ये कि एक चार्ज पार्टिकल Q नॉट को हम क्या कर रहे हैं, A से B और B से C लेके आ रहे हैं, सेंटर पे यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, इससे स्फीयर। आपको बताना है कि वर्क डन यहाँ पे किस पाथ के अलोंग बड़ा होगा। नेगी साहब ने जोश में आके आंसर दिया है कि WAB WBC WAB से बड़ा होगा, यही कहा था ना नेगी साहब? WAB WBC से। ऐसा कौन सा फील आया था तुम्हें, मतलब रात में ऐसा कौन सा सपना देखा था तुमने? A to B जाएंगे तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेंगे और B to C जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ओ भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क तो सेम ही रहेगा ना चाचा, ये सर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव तो हो जाएगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे देखो मैंने बेवकूफ बनाने के लिखा था कि इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये कोई बड़ा नहीं होगा, दोनों बराबर होगा भाई। WAB इज इक्वल टू WBC, सेम अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है जी, लॉजिक क्लियर है? अरे भाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल देखो, यहाँ पे V रहेगा, यहाँ पे V रहेगा, यहाँ पे V नॉट, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। और वैसे भी आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। अगर मैं चाहता इस Q नॉट को ना ऐसे घुमाता ऐसे घुमाता ऐसे घुमाता, टहलाते 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 फिर लाके यहाँ रख देता, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन विल रिमेन द सेम। पाथ इंडिपेंडेंट है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स को वर्क डन निकालोगे वो हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट आता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लॉजिक क्लियर है? तो इसलिए गलती से फील मत लेना कि भाई ये पाथ छोटा था, ये पाथ बड़ा था, तो बड़ा वाला पाथ का वर्क डन ज्यादा को छोटा वाला पाथ का आंसर वर्क डन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लॉजिक क्लियर है? कोई परेशानी? और वैसे भी आप देख सकते हो भाई, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, तो वर्क डन आप सीधा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज से वहां पे आसानी से डिफाइन कर सकते हो। चले आगे, चले आगे चलते हैं, ठीक है जी, ओके। आओ एक और क्वेश्चन, जिसे पूछूंगा वही बोलेगा, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान दो भाई। वंस अगेन यहाँ पे प्लस Q चार्ज, भावनाओं के साथ खेलूंगा मैं, और यहां पे एक चार्ज है Q नॉट। इस Q नॉट को हम यहां से यहां लेके आ रहे हैं और फिर यहां लेके जा रहे हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दिस पॉइंट इज O। तो आपको बताना है यहां पे कि वर्क डन जो होगा वो अलोंग OA और अलोंग OB सेम होगा या अलग अलग होगा, ये बताएंगे ध्रुव साहब। ध्रुव साहब देखिए, ये है ना, ये पाथ फॉलो किया गया, पहले Q नॉट को यहां से यहां लेके आया गया और फिर एक Q नॉट को ऐसे घुमाते हुए ऐसे टहलाते हुए यहां लाया गया। तो क्या वर्क डन सेम होगा या अलग होगा? ध्रुव साहब इतनी कंफ्यूजन, बम मारूंगा धुआं धुआं हो जाओगे, आंसर बताओ। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही ना, अब बोलो। सेम होगा, सेम होगा, क्यों होगा सेम ध्रुव साहब? एक्चुअली A और B दोनों सेम सरफेस पे है। हाँ, और देखो यहाँ पे पोटेंशियल आपको भाई मान लो V डैश मिल गया, तो यहाँ पे V और यहाँ पे V रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पाथ का क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए वर्क डन आपको हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लॉजिक क्लियर है? अदिति एंड ध्रुव शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ भाई, तुम लोग का एकदम सुंदर सुंदर चेहरा नजर नहीं आ रहा। देव, अदिति, चले आगे चले। क्लियर है बेटा यहां तक? अब अगर बच्चे हम फर्दर बात करें यहाँ पे, तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे भाई बात करेंगे इक्वी
potential surface due to uniform field lines, due to uniform field lines। जब यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होंगी तो भाई आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, राइट? यूनिफॉर्म फील्ड लाइन के केस में तो ऐसा होता है आपका यूनिफॉर्म फील्ड लाइन, दिस इज द यूनिफॉर्म फील्ड लाइन, ऐसा बिल्कुल। देखो अब ऐसे केस में देखो, दिस इज योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ध्यान देना, ये आपका एक सरफेस हो गया, ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका सरफेस हो गया। भाई यहाँ का पोटेंशियल V1, ये V2, ये V3। अब आपको इतना तो पता ही है ना कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V3, ये तो आप लिख ही सकते हो। ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस। कुछ होना हो, ये स्टेटमेंट तो दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। तो V1 V2 से बड़ा होगा, V2 V3 से बड़ा होगा जब आप फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जाओगे। तो ये होता है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब इसको दिखाना चाहो तो 3D व्यू में ऐसा फील आएगा, देखो ये रहेगा सरफेस, सरफेस ऐसा होगा और ये आपके फील्ड लाइंस इट्स लाइक दिस। ये पूरा सरफेस है भाई, 3D फिगर है पूरा। अब इस सरफेस पे कहीं पे भी आप पोटेंशियल निकालोगे ना, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम। ये जो लाइन डंडी दिख रही है, डंडी, ये डंडी नहीं है, मतलब आई मीन टू से आपको सिर्फ देखो ये दिख रहा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई आपको सिर्फ ये दिख रहा है बट डंडी नहीं है, ये पूरा फील फैक्टर ऐसे लो भाई, ये सामने से आपको ऐसा दिख रहा है बट ये पूरा सरफेस ऐसा है, ऐसा है पूरा। अब यहाँ पे पोटेंशियल कहीं पे भी क्या होगा बच्चे, सेम होगा, राइट? यही रीजन था भाई, यही रीजन था जब हम ले रहे थे ना, हम क्या कह रहे थे कि भाई यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा तो VA माइनस VB क्या रहेगा, 0। इसको आप इक्वी पोटेंशियल से डिफाइन कर सकते हो। और यही रीजन है कि भाई अगर मान लो ये पॉइंट C है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, तो देखो अभी सरफेस का कभी भी सेपरेशन कितना होगा, D रहेगा। तो चाहे VC माइनस VB निकालो या VC माइनस VA निकालो, भाई कुछ भी निकालो, चाहे आप VC माइनस VA निकालो या VC माइनस VB निकालो, तो भाई इसका आंसर हमेशा आपको क्या मिलता है, E इंटू D। ये आपको हमेशा E इंटू D मिलेगा। लॉजिक क्लियर है भाई? लॉजिक, कोई आपत्ति, समझ में आ गई बात? क्योंकि इस सरफेस से पोटेंशियल कहीं भी निकालोगे सेम आएगा, यहां भी कहीं निकालोगे सेम आएगा। तो चाहे VC माइनस VA निकालो, VC माइनस VB निकालो, आंसर आपको हमेशा सेम मिलेगा। चलो आगे चलते हैं, एंड नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एंड इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम एससी वर्मा, मे बी लाइक यू मस्ट हैव डन इट। यहां पे बच्चे ना अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहां पे गिवन है, इट्स लाइक दिस। ये अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक सर्टेन सेपरेशन पे यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसा गिवन है, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज, इसका 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट है, इसका 40 वोल्ट है और इसका 50 वोल्ट है। इट्स अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना? और हर सरफेस के लिए वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो है वो यहां पे गिवन है, राइट? अब भाई देखो यहां पे क्या है, जो ये सेपरेशन है ये गिवन है भाई 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर। लॉजिक क्लियर है?
और साथ ही साथ भाई ये जो पोटेंशियल सरफेस है ये 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल भी बना रहा है। 30 डिग्री इज द एंगल, देख लो 30 इज द एंगल, 30 इज द एंगल, ये गिवन। सो एवरी सरफेस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो इट्स विजिबल टू एवरीवन, राइट? ओके, अब आपको बेटा यहाँ पे व्हाट ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फाइंड is the magnitude of electric field and the second thing you need to find is the direction of electric field कि electric field यहाँ पे किस डायरेक्शन में है। अगर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है सरफेस का तो नेचुरली यहाँ पे, और साथ में प्लेन सरफेस है, देखो दिस सरफेस इज प्लेन, सारे सरफेस कैसे है भाई यहाँ पे प्लेन, कायदे से यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बट उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो इसको आपने बच्चे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो गो हेड एंड गेट द आंसर, निकालो। निखिल तुम नजर नहीं आ रहे भाई, कहां गायब हो? निखिल यू आर नॉट विजिबल। हाँ अब दिख रहे हो, दिख रहा हूं सर, बिल्कुल एकदम सुंदर दिख रहे हो। थैंक यू थैंक यू। सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। सर 50 50 किस डायरेक्शन में है? 50 वोल्ट से 10 वोल्ट का। ओके 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 ओके, ठीक है, देखते हैं और देखते हैं, बाकी को भी देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वाली कितना? 5? 5 तो नहीं है। कुछ उम्मीद? देखो देखो देखो, इन दोनों सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ये काला वाला देखो, कोई और कलर दिखा दो क्या? मान लो ये पिंक वाला, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी। हमें तो भाई दो सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? तो sin 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस d, ये जो पिंक से दिखाया भाई डिस्टेंस d, डिवाइड बाय आपका क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो d यहां से क्या आ जाएगा भाई, 10 sin 30, यानी ये 1/2,
यानी ये आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी किसी भी दो सरफेस के बीच में जो सेपरेशन है यहाँ पे वो कितना बचे 5 सेंटीमीटर है। डी परपेंडिकुलर आपने निकाल दिया। अगर डी परपेंडिकुलर आ गया तो आपको पता है भैया डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा ई इंटू डी। डेल्टा वी क्या होगा ई इंटू डी। अब डेल्टा वी मान लो इस वाली सरफेस का ले लें तो भाई डेल्टा वी क्या लोगे आप जैसे मर्जी ले लो, ठीक है ना। यहां पे भाई ये 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू ई। सेपरेशन क्या था भाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻²। ये 5 2 टाइम्स कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, ये निकाल लिया हमने मैग्नीट्यूड। भाई ये मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। अब आपको पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर, राइट। और वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी भाई ये रहा परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। क्यों भैया पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा ना यार, समझो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है 50 40 30 20 10। तो जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे तो यहां पे देखो भाई तुम कैसे कैसे कैसे, मैं तो सोच रहा तुम कर दोगे इसको, चीर फाड़ दोगे बिल्कुल। तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एग्जिस्टिंग हियर। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दिस इज हाउ वी गॉट द डायरेक्शन। कोई आपत्ति, मजा आ गया ना। क्लियर है बच्चों, बढ़िया तरीके से बिल्कुल लिख लो, इसको लिख लो। चले आगे चले, रब कर दो इसको, अच्छे से क्लियर है, आगे चलिए। अब बच्चों हम बात करेंगे भाई यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी विनर्जी देखो यार, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपको पता है कि भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी कमबख्त है, कहीं पे भी आ सकता है। किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, ये कहीं पे भी आ सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो स्प्रिंग वाला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, हर जगह पे आ। देखो अगर हम ग्रेविटेशन में बात कर लें, ग्रेविटी की बात कर लें, तो आपने पढ़ा हुआ ना, एक मास को ऊपर लेके आते हैं ऐसे, तो यू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसके अंदर वो mgh स्टोर हो जाता है, ऐसा पढ़ा होगा आपने, राइट। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जब वर्क परफॉर्म करता है तो वहां पे सिस्टम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी तरीके से जब बेटा आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है ना, तो इस सिस्टम के अंदर भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे सपोज अगर मान लो ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज भाई इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मान लो ट्रेवल कर, और मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई था, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई था। तो भाई इसके अंदर जाहिर सी बात है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इट हैज टू परफॉर्म द वर्क। ये वर्क क्या करेगा समझो, इस वर्क को अगर निकालना पड़ जाए तो आप बोलोगे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। अब ये वर्क आप नहीं कर रहे, ये वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चुप थोड़ी ना बैठेगा, क्यू चार्ज को खुला छोड़ दिया तुमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा ना यार। वही ये ग्रेविटी पेन छोड़ा यहाँ पे गिर जाएगा नीचे, तो जैसे ग्रेविटी में ये मूव करेगा उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव करेगा। यहाँ पे भैया ग्रेविटी वर्क करेगा, यहाँ पे कौन वर्क करेगा,
भाई यहां पे जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू होगा ना भैया, समझो। अगर इस पेन को मैं यहां से छोड़ता हूं अगर ये h हाइट पे, तो भाई यहां पे वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, mg इंटू एच। भाई mg नीचे लगेगा, h नीचे लगेगा, और इसी को तो आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। भाई पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या, आप क्या पढ़ते हो, आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि इस मास को लिफ्ट कर दिया, ऊपर लेके गए। अब ऊपर लेके चले गए तो भैया जो वर्क डन यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने किया वो इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। लेकिन इन वाइसा वर्सा अगर हम बात कर ले, इसको ऊपर से ड्रॉप करोगे तब भी तो वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या होगा, वही mgh। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो ग्रेविटी हो चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बोथ परफॉर्म्स वर्क। तो यहाँ पे वर्क परफॉर्म करता ही करता है। तो यानी इस चार्ज पार्टिकल को भाई यहां से यहां तक लेके जाने में आप यहां पे एक वर्क परफॉर्म करोगे, और वो वर्क क्या होगा भाई, F डॉट ds। इस चीज से आपको कोई भाई यहां पे नहीं रोक सकता इस चीज को लिखने से। तो दिस इज F डॉट ds, यानी F ds cos थीटा। डिपेंड करता है कि भाई आप इसको किस एंगल पे लेके जा रहे हो, थीटा को हम अकॉर्डिंगली यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपका फोर्स यहां पे कंजर्वेटिव है, एंड वी नो दिस कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो अगर बच्चे आपका फोर्स यहां पे कंजर्वेटिव हो गया, ठीक है ना, तो जो वर्क डन बाय फोर्स F होगा, ये जो वर्क डन बाय फोर्स F होगा, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कभी भी ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूं, ये देखो ये सब बातें ना 11th की बातें, बट आई नो दिस कि 11th अच्छा नहीं बीता होगा। दिस इज द रीजन आई एम डिस्कसिंग आउट ऑल दीस, ठीक है। ये सब कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ा जाता है इन क्लास 11th। तो दोबारा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, कभी भी अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव हो, तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स को आप यू कैन उसके थ्रू जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो। वी कैन ऑलवेज एक्सप्रेस वर्क परफॉर्म बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहीं पे लिख लो, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है ना तो राइट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन होगी। लिख लो, लिखना, इफ द फोर्स F is conservative, if the force F is conservative, then the work done by F, then the work done by F can always be expressed, can always be expressed in terms of potential energy U, in terms of potential energy U। मान लो अब आपको पता है कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो हर पॉइंट का होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने इसको प्लेस कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी तो हर पॉइंट का होगा। देखो आपको मैं ग्रेविटी समझाता हूं, देखो समझो, चीजों को समझो। मान लो भाई एक पार्टिकल यहां पे था विच वाज एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से h हाइट ऊपर था, इसको आप ऊपर लेके चले गए और h हाइट पे और ऊपर लेके चले गए, यानी a से b लेके चले गए, जैसे हम यहां पे लेके आ रहे हैं, राइट। इट्स द सेम थिंग विच इज हैपनिंग। तो जाहिर सी बात है यहां का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, यहां का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। भाई पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट का होता है ना, समझो, हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। अगर मान लो एक मास हवा में ग्रेविटी के अंदर अगर सस्पेंडेड है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा या नहीं होगा। नहीं आया समझ में भाई, नहीं आया, आया नहीं आया, समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ग्रेविटेशन से, ग्रेविटी से कंपेयर करो। ग्रेविटी में भाई हर पॉइंट का, ग्राउंड से उठ जाओ ऊपर, हर पॉइंट का, जहां भी विसिनिटी में आप पॉइंट लोगे, हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसी तरीके से बच्चों, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड विसिनिटी में होगा तो वहां पे हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी आप यूए कह दोगे और इसका पोटेंशियल एनर्जी आप यू भी कह दोगे, राइट। तो इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जाता है तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बाय
यूबी माइनस यूए, इसको आप इस तरीके से यहां पे डिफाइन करते हो. हाउ वी राइट यूबी माइनस यूए? सो यूबी माइनस यूए इज गोइंग टू बी व्हाट आवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन किया W से AB जाने में, तो ये वर्क डन हमेशा UA माइनस UB से डिफाइन होता है. ध्यान देना, दिस वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड एज UA माइनस UB. ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है? ये वो वर्क डन नहीं जो आप कर रहे हो, ये वो वर्क डन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे परफॉर्म कर रहा है, उसको आप UA माइनस UB लिख सकते हो. यानी वर्क डन बाय, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कंफ्यूज नहीं होना है भाई, लिख लेना है एक एक चीज. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन है भाई. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज यूए माइनस यूबी. लेकिन हम यहां पे अगर इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखना चाहें, तो कैन वी राइट दिस इज माइनस डेल्टा यू. डब्ल्यू ए बी को क्या हम माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं? भाई ये था आपका डेल्टा यू, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? ये यूए माइनस यूबी आएगा ना. अरे बोलो हाँ या ना भाई. ठीक है ना. तो एक तरीके से जो वर्क डन होगा यहाँ पे, उस वर्क डन को आप नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हो. सो वर्क डन इज ऑलवेज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यहां पे नोट देके स्टेटमेंट लिख लो. राइट ऑन द स्टेटमेंट, whenever the work, ये जनरल है, किसी के लिए भी है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, आप इसको लिख लो, ये सब 11th में पढ़ाया जाता है. whenever the work done by a conservative force is positive, then potential energy of the system decreases, and vice versa. वाइस वर्सा समझ गया ना, कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा आपका, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई आपका? डिक्रीज करेगा. और अगर नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पे ग्रेविटी वाले में देखो, ग्रेविटी वाले में ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है आपका? कंजर्वेटिव बाय नेचर. इसको आप यहां से ऊपर लेके जाओ, तो ग्रेविटी का वर्क डन यहां पे क्या होगा? ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव. तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो आपका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ. भाई ऊपर गए ना. तो जब कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया. तो उसी तरीके से जब कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा. जैसे एक बॉल को यहां से नीचे छोड़ दो, अब नीचे छोड़ोगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है. तो डिक्रीज करेगा, लेकिन वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव. यानी जब mg के वजह से आप वर्क निकालोगे, उस वर्क डन का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. सो दिस इज व्हाट वी से, कि कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से अगर आप वर्क डन निकाल रहे हो, वर्क पॉजिटिव आता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज करता है. वर्क नेगेटिव आता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगा. ये बातें सारी बचपन की हैं. वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर आता है क्लास 11th में, जहां पे ये बातें पढ़ाई जाती हैं. चले आगे चले. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना. क्वेश्चन है बेटा, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज अप्लाइड है. यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो है ना, ये यहां पे अप्लाई कर दिया गया है. अब यहां पे अगर हम बात करें तो फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. भाई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है यहां पे, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये आपका इनिशियली भाई ए पे था,
और बाद में ये 2a पे आ जाता है। भाई इनिशियली कहां पे है, ये a पे है, बाद में कहां पे आ गया भाई, ये बाद में 2a पे आ गया। सो यू हैव टू फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, आप उसका आंसर बताओ क्या आएगा। फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, निकालो। ये आपका वाई आई है और ये आपका भाई ये यहाँ पे मतलब ये ए डिस्टेंस है एक तरीके से, मतलब कि अगर हम इनिशियली अगर ओरिजिन मान लें इसको यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0, a है और इसका कोऑर्डिनेट 0, 2 है, कुछ ऐसा गिवन है। देखो इसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई नॉट था और कहाँ था, अपवर्ड डायरेक्शन में। लॉजिक को समझो, बहुत बहुत बेसिक सा लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं यानी थीटा 0 है, तो फोर्स यहां पे क्या होगा बेटा, दिस इज क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ए, यानी वर्क डन क्या होगा, क्यू ई नॉट इनटू ए, दिस इज अ वर्क डन। यही वर्क डन हुआ ना। अब आपसे पूछा गया कि बेटा यहां पे बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। वर्क डन पॉजिटिव है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो यू नो दिस फैक्ट कि जब इस डायरेक्शन में आप ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। चीजों को बेटा रिलेट करना सीखो भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव बाय नेचर, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका बेटे कंजर्वेटिव है यहां पे, ठीक है, दैट यू नो ऑलरेडी कि भाई ये पॉजिटिव आया है और प्लस कंजर्वेटिव है, यानी अगर आप इसके डायरेक्शन में आगे चलोगे तो भाई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पे डिक्रीज होगी। तो अगर हम यहां पे चेंज निकालेंगे भाई, तो ये जो चेंज डेल्टा यू आएगा ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट से कम होगी। लॉजिक समझ में आया भाई। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव आया है, आप इसको यहां से यहां लेके जा रहे हो, तो फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट से क्या होगी, कम होगी। तो डेल्टा यू को आप माइनस डब्ल्यू लिखोगे और ये आंसर होगा माइनस क्यू नॉट ई नॉट इंटू ए। लॉजिक क्लियर है। अब देखो क्या होगा ना, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में प्लस क्यू नॉट ई नॉट ए भी होगा और माइनस क्यू नॉट ई नॉट ए भी होगा, तो देयर विल बी अ कंफ्यूजन कि मार्क क्या करना है। तो मार्क क्या करना है आपको समझ में आ गया। तो डेल्टा यू को आप यहाँ पे क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन अगर पॉजिटिव आया है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ वाला क्या होगा, कम होगा यहाँ वाले से, इसलिए चेंज हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। चेंज विल ऑलवेज कम आउट टू बी नेगेटिव। लिख लो।
चले बेटा आगे चले, आगे चले, आगे चले। देखो अब देखो जो आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे कहीं पे विसिनिटी में फील्ड गिवन हो तभी हम अप्लाई करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस आइडिया कैन ऑल्सो बी अप्लाइड विद द पॉइंट चार्ज। आप पॉइंट चार्ज के लिए भी इस चीज को यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। मान लो बेटे यहाँ पे ना ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू था, एट ए डिस्टेंस आर यहाँ पे एक चार्ज क्यू नॉट को प्लेस कर दिया गया। सो क्यू नॉट इज नॉट अ फिक्स चार्ज, क्यू नॉट यहाँ पे आपका फिक्स चार्ज नहीं है, राइट। और लेट्स से कि भाई ये यहां से आर डिस्टेंस पे है और पहले भाई ये क्यू नॉट यहां पे था, दैट इज एट अ डिस्टेंस ए, और इसको जो है ना हमें यहां से ए नहीं, इसको आर ए ले लो रादर, इसको हम आर ए लेते हैं कि भाई पहले आर ए डिस्टेंस में था और यहां पे मतलब इनिशियली इट वाज प्लेस देयर, ये इसका इनिशियल डिस्टेंस था। तो इनिशियली ये यहां पे आर ए पे था, बाद में हम चाहते हैं कि भाई ये पॉइंट बी पे पहुंच जाए। पॉइंट बी भाई कहीं यहां पे आगे होगा, दिस इज द पॉइंट बी, राइट। ये आपका बीच में जो लोकेशन है ये आपका आर डिस्टेंस पे था और ये जो है भाई आपका यहां पे ये पहुंच गया आरबी डिस्टेंस। यानी अब अगर हम यहां पे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से वर्क डन की बात करें तो देखो जो फोर्स आर्बिट्री डिस्टेंस पे इस पे लग रहा है उसको तो आप यही लिखोगे ना, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर जो यहां पे लगा। अभी मान लो अभी एक चार्ज आपका ओ से मतलब आई मीन टू से ए से, इसको ए ले लो रादर, ए से मान लो इस पॉइंट बी तक जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। तो ए टू बी तक जाने में मान लो भाई ये अभी बीच में कहीं स्मॉलर डिस्टेंस पे है, तो इस इंस्टेंट पे जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स बच्चे क्या लग रहा होगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे वर्क डन क्या करेगा, डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक लेके जाने में यहाँ पे जो वर्क डन होगा हाँ जी देखो, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि भाई यहां पे आप ए से बी तक इसको लेके जा रहे थे, राइट। तो ए से बी तक जाने में भाई देखो आपको यू हैव टू परफॉर्म वर्क, आपको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं आई मीन टू से इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क डन यहाँ पे होगा, राइट, वो भाई एफ डी एस कॉस जीरो होगा, दिस इज व्हाट वी कैन राइट, कुछ ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो भाई ये लिमिट आएगा आपका आर ए टू आर बी। सो नाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट, तो देखो ये आर ए टू आर बी, एफ को आप यहाँ पे लिखोगे के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या होगा डी आर। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस, इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन पहले भी कर चुके हैं हम, के क्यू क्यू नॉट बाहर रहेगा और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर और लिमिट आर ए टू आर बी। सो नाउ विल पुट, और पुट करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आपको दिखेगा, दैट इज 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। तो ये जो वर्क आया है यहाँ पे, दिस इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वर्क डन जो आया
ये वर्क डन आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। ये हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ये हमने यहाँ पे बच्चे वर्क डन निकाला है। बट इन कॉन्ट्ररी हम डिफाइन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी को। मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू existence of electric field, it can exist due to charge particle also। पॉइंट चार्ज के लिए भी आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देखो कैसे, अब अगर हम अपने लॉजिक को अप्लाई करें तो WAB इज माइनस डेल्टा यू, दिस इज व्हाट वी राइट, कुछ ऐसा ही होता है आपका। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब वो आपका भाई इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। यानी यहां पे अगर हम इस वैल्यू को पुट कर ले तो जो डेल्टा यू आएगा वो कितना आना चाहिए, दिस इज के क्यू क्यू नॉट इनटू 1 बाय यहां पे आर भी आ जाएगा और माइनस यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट्स। जब एक चार्ज को आप ए से बी लेके जाओगे, ध्यान से सुनना, जब चार्ज को आप ए से बी लेके जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप हमेशा ऐसे लिखोगे, यानी बाद वाला पॉइंट माइनस इनिशियल वाला पॉइंट, यानी बाद वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है आपका, पॉजिटिव आएगा। हाँ जी बोलो। सर ये जो वर्क डन हमने कंजर्वेटिव फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकाला, ये हम डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस से भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं कि हम अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, इससे चीजों को पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन से रिलेट कर रहा हूं मैं। मतलब आप चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हो और पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हो। बोथ वे यू कैन डू, चीजों को आप रिलेट कर सकते हो, वैसे भी रिलेट कर सकते हो। लेकिन मैंने पोटेंशियल में काफी टीचर्स पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी से पढ़ाते हैं, बट मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने तब तक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया नहीं था। अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दी है, तो नाउ यू कैन रिलेट पोटेंशियल विद पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो इसी में ध्यान सुनना, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लेके आए, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे, पहले चार्ज कहां था, इन्फिनिटी पे, बाद में कहां लेके आ गए, आर डिस्टेंस पे। अगर इसको आप यहां पे पुट कर लो तो देखो जो डेल्टा यू था वो यू बी माइनस यू ए था, तो देखो यू ए तो भाई यहां पे जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता। इन्फिनिटी पे डिस्टेंस इनफिनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस खत्म। और यहां पे जो आपको मिलेगा भाई, दिस इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ठीक है ना। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी मिलेगा वो आपका के क्यू क्यू नॉट बाई आर मिलेगा। तो देखो ना, यहीं से आपके पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन सामने आता है। पोटेंशियल एनर्जी को जब भी हम डिफाइन करते हैं ना, हाउ वी डिफाइन इट, आप अगर सीबीसी में पढ़ोगे ना तो सीधा आपको यही बताया जाएगा, यही एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है। नेगी साहब ने अगर पढ़ा होगा तो शायद डायरेक्ट यही पढ़ाया गया होगा, इतनी घुमा फिरा की बातें नहीं की हुई। लेकिन यहां से हमने इस फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन को डिराइव किया। कैसे, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू परफॉर्म, मेरी बात को ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू परफॉर्म इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज को आप इंफिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाने में जो आप वर्क करोगे वो उस पॉइंट का, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। सो व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क वी आर गोइंग टू डू इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इनिशियल पॉइंट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। आई रिपीट द डेफिनेशन, और सीबीसी में डेफिनेशन आएगा तो आपने यही लिखना है कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी परफॉर्म इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पे हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी
to the initial point will be called electric potential energy of a system. तो दो चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमेशा k q q naught by r होगा. This is how we can express our potential energy. क्लियर है बच्चों? तो इसको फिर आज का लेक्चर यहाँ तक रहते, खत्म नहीं हुआ भाई, कोशिश तो मेरी पूरी थी खत्म करवा दूं आज, लेकिन स्टिल अभी कम से कम इसमें 1-1.5 घंटा और लगेगा, बिकॉज इसके ऊपर वी हैव टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल के अलावा फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस शेल, फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तब जाके खत्म होगा. यानी कल इसको हम खत्म कर पाएंगे. एंड टुमारो आई विल बी टेकिंग द डाउट्स ऑफ गॉसेस लॉ. एससी वर्मा, ध्यान रखना. तो कल आपके डाउट्स भी ले लूंगा मैं, इसको मीनवाइल आप रिवाइज करो, ठीक है. एंड होपफुली कल तक मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा पूरे बुकलेट का, ठीक है ना. सो लेट्स कनेक्ट टुमारो एट 12 o'clock. जो डाउट्स वगैरह है अगर आप भेजना चाहते हो व्हाट्सएप पे, तो यू कैन सेंड द डाउट्स ओवर व्हाट्सएप, ठीक है. चलो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर.